हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड साथियों ये है। साथियों इसमें हम बात करेंगे जो भी बिहार जुडिशरी के जो माइनर एक्ट हैं उन्हीं सभी माइनर एक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा माइनर एक्ट आपके बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में आता है। उसी माइनर एक्ट के वन लाइनर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। साथियों आज हमने स्पेसिफिकली लिया है हिंदू मैरिज एक्ट के माइनर लॉ को और यहाँ पे वन लाइनर को सॉल्व करेंगे और उसी से एनालिसिस करके देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और कौन कौन अभी उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू मैरिज एक्ट से। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि साथियों ये जो मैं वन लाइनर सीरीज आज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं ये साथियों ये लॉ सक्सेस आप यहां पर देख सकते होंगे कि लॉ सक्सेस यहां पर लिखा है और साथ ही साथ विधि भारती पब्लिकेशन इसी पब्लिकेशंस का मैंने ये बुक लिया है और इसी पब्लिकेशन के बुक से मैं ये सारे वन लाइनर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और इसी के साथ साथ जब ये वन लाइनर मैं कंप्लीट करा लूँगा तो इसी का जो एमसीक्यू है जो वन लाइनर एमसीक्यू होगा जो एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं इसी बुक के माध्यम से आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को भी आप ले सकते हैं, अगर आपको लेना हो तो आप फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे और साथ ही साथ www.vidhibharati.org पे भी आप जा करके ये बुक शॉप कर सकते हैं। साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ आज हम लेंगे वो हम अकॉर्डिंग टू बिहार जुडिशियल सर्विस लेंगे और इसमें हम माइनर एक्ट की बात करेंगे। साथियों एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे देना चाहता हूं, ये जो पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। ये पीडीएफ जो मैंने लिया है ये दोनों लैंग्वेजेस में लिया है, हिंदी में भी लिया है और इंग्लिश में भी लिया है। अब जिस लैंग्वेज में आप फेवरेबल हो उस लैंग्वेज को आप ऑप्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों देखिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को। जो इसका वन लाइनर है उसी वन लाइनर को हम डील करते हुए चलेंगे और मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी सर्विस में कौन कौन सा क्वेश्चन इस बार हिंदू मैरिज एक्ट से पूछे गए थे। देखिए तो साथियों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स। ये कब आया था साथियों? तो 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट आया था और ये इसी दिन फोर्स हो गया था। कब हो गया था? 18 मई 1955 को। साथियों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए वन लाइनर एग्जामिनेशन से एक महीना पहले आप अगर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए वो रेलिवेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स। हिंदू में कौन कौन आते हैं साथियों? तो हिंदू में बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं और सिख आते हैं। इन लोगों को क्या माना जा रहा है? इन लोगों को भी हिंदू माना जाता है। और ये इस बार उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी का पेपर देखेंगे तो साथियों उसमें ये पेपर में पूछा गया था कि किसको हिंदू माना जाता है और किसको हिंदू नहीं माना जाता है। अगर आपके पास उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी का पेपर हो तो आप डेफिनेटली उसमें सर्च करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों तो कह रहा है द टर्म पारसी इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू एम्प्लॉयड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये जो पारसी है ये इंक्लूड नहीं किया गया। अगर इसी को हम हिंदी में बताना चाहें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में पारसी सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे पारसी को सम्मिलित नहीं किया गया, पारसी को इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। देखिए लॉ रिलेटिंग टू हिंदू मैरिज इज कोडिफाइड। जो हिंदू मैरिज एक्ट है साथियों ये कौन सा लॉ है? ये एक कोडिफाइड लॉ है। इसको क्या किया गया? इसको संहिताबद्ध किया गया, इसका संहिताकरण किया गया और संहिताकरण करके इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है इसको कोडिफाइड किया गया है और कोडिफाइड करके इसका नाम दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। साथियों आगे देखिए दिस मैरिज आर वैलिड अंडर हिंदू लॉ। ये मैरिज जो है ये विवाह है किस प्रकार से वैध होती हैं हिंदू मैरिज में? A person performance marriage with the sister of the deceased wife। देखिए इसका मतलब ये है, इसको हिंदी में मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन से विवाह करता है तो ये क्या माना जाएगा साथियों? ये वैध माना जाएगा, इसको अवैध नहीं माना जाएगा इस कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है अ पर्सन मैरिड सिस्टर ऑफ हिज डाइवोर्स्ड वाइफ। अगर डाइवोर्स्ड वाइफ की सिस्टर से अगर वो शादी करता है, एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है तो इस विवाह को वैध माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट की बात कर रहा है अ पर्सन परफॉर्मेंस मैरिज विथ द डॉटर ऑफ हिज डिसीज्ड
डिसीज्ड वाइफ्स सिस्टर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी मृतक पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है तो इसको वैध माना जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जहां से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं साथियों, सभी के सभी वन लाइनर फैक्ट है और वन लाइनर फैक्ट को इसी तरह से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। Hindu law shall not apply to the members of scheduled tribes within the meaning of clause 25 of the article 366 of the constitution section 2 sub clause 2 of the Hindu Marriage Act 1955। और ये क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभी आपके 2 दिन पहले ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। साथियों इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू विवाह लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो अनुसूचित जनजाति पर, जो कि अनुच्छेद 366 संविधान के उपधारा 25 के अंतर्गत सदस्यों उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, शासित नहीं होता, उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 3 सब क्लॉज सी ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डिफाइन, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है साथियों, तो ये कॉग्नेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो ये कॉग्नेट्स के बारे में बात करता है। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ ए मॉन्स्टरी ऑफ अ मैथ मैनेज बाय मैथ्स के द्वारा इसको कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जिस पे मैं मार्जिन कर रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था स्टेट जुडिशरी में उत्तराखंड में। देखिए, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन द सपिंड रिलेशन। सपिंड रिलेशनशिप किस में डिफाइन किया गया है, ये कहाँ बताया गया है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3C में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, सजातीय जिसको कहा जाता है, जिसको सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया साथियों, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया गया है, सेक्शन नंबर 3F के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया। अब सपिंडा रिलेशनशिप किसके किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सपिंडा रिलेशन के अंतर्गत आता है, तो साथियों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये भी जो सपिंडा रिलेशन वाला क्वेश्चन था, ये भी आपके स्टेट जुडिशरी उत्तराखंड में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू द मदर, मीन्स की माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से कितने पीढ़ी तक, 5 पीढ़ी तक। इसको क्या माना जाता है, इसी को सपिंदा रिलेशनशिप के अंतर्गत माना जाता है। मीन्स की सपिंड संबंध इसी को कहा जाता है, इसी को सपिंदा रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक, माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक ये सपिंदा रिलेशन कहलाता है। आगे की अगर हम बात करते हैं अब सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में, देखिए थ्योरी रिलेटिंग टू द सपिंडा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन, जो थ्योरी है जो सपिंडा रिलेशनशिप की, वो किस पे बेस्ड है, वो किन शर्तों को मानती है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की वह धारा जो विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है, किन किन शर्तों का प्रावधान करती है, जिसमें सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंडीशंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अगर हम बात करते हैं कि किसमें कंडीशंस बताया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में कौन सा वो सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें कि हिंदू मैरिज एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उसको बताया गया। तो सेक्शन नंबर 5 को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके कंडीशंस को बताया गया है कि अगर एक हिंदू है तो उसको कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए जब वो शादी करता है, तो वो सेक्शन 5 उसको देखना पड़ेगा। देखिए सेक्शन 5 सब क्लॉज आई ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड, किस चीज़ की प्रोवाइड करता है साथियों, तो ये जो सब क्लॉज 5 का सब क्लॉज 1 है, ये क्या मोनोगैमी के बारे में प्रोवाइड करता है। मीन्स की कहता है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाह कर सकते हैं, एक विवाह से आप ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाह कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप विवाह नहीं कर सकते हैं। कब, हिंदू मैरिज एक्ट में हैं। तो पॉलीगेमी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत क्या हो जाता है, ये वाइड हो जाता है, ये शून्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन द्विविवाह क्या होता है, तो द्विविवाह साथियों आपका पॉलीगेमी का मतलब होता है द्विविवाह। अगर ये द्विविवाह हो जाता है तो क्या हो जाता है, अपने आप ये शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग वाइड की कैटेगरी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इफ द एज ऑफ द ब्राइड इज लेस देन 18 ईयर एट द टाइम ऑफ द मैरिज इज वैलिड बट पनिशेबल अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह क्या होगा, विवाह तो मान्य होगा, किंतु ये क्या होगा, किंतु ये दंडनीय होगा। और कहाँ पर बताया गया है, तो धारा 5 में एवं धारा 18 के अंतर्गत ये बातें बता दिया गया है।
कि 18 साल से अगर कम है लड़की तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। शादी तो वैलिड रहेगा लेकिन आपको वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। और सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 में भी और सेक्शन 18 में भी दोनों जगह ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अ मैरिज बिटवीन टू हिंदू हु आर सपिंदा ऑफ ईच अदर विल बी वैलिड if the customs or uses governing each of them permits of a marriage between the two। इसके कहने का मतलब क्या है, किन्हीं दो हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी, किन्हीं दो हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी जो एक दूसरे के सपिंड हैं मान्य होंगे। किस प्रकार से मान्य होंगे, यदि रूढ़ी या प्रथा जिनके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है उनके बीच शादी को स्वीकृति अगर देता है तो क्या होंगे, उनको वो मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ए बैड कैरेक्टर ऑफ द पार्टी रिलेटिंग टू द हिंदू मैरिज इज नॉट अ रीजन ऑफ मैरिज टू बी वॉइड। इसका मतलब ये है कि हिंदू विवाह से संबंधित एक पक्षकार का खराब चरित्र होना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 विवाह शून्य का कारण नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, धारा 5 का जो कारण बता रहा है वो आपके विवाह को शून्य नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसेंशियल सेरेमनीज फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब कौन कौन से इसेंशियल सेरेमनीज होते हैं जिनको करना होता है कब, जब हिंदू मैरिज एक्ट को परफॉर्म किया जाता है तो कौन कौन से इसेंशियल सेरेमनीज होता है जिसको किया जाता है। तो साथियों कह रहा है द कस्टमरी राइट्स, जो कस्टमरी राइट्स हमारे पास हैं उनको हमको फॉलो करना होता है। एंड सेरेमनीज ईच पार्टीज सेरेमनीज इधर पार्टीज देयर टू सेक्शन 7 क्लॉज आई में दिया गया है। कहाँ पर, हामा एक्ट मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जो भी आपको सेरेमनीज, जो भी आपको रिचुअल्स, जो भी आपको राइट्स बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने सेरेमनीज को, अपने रिचुअल्स को, अपने राइट्स को, अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करके आप अपने मैरिज को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे कह रहा है Which section of the Hindu Marriage Act 1955 related to the registration of Hindu Marriage Act। तो साथियों कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा हमको, तो सेक्शन नंबर 8 हमको फॉलो करना पड़ेगा। और किसका सेक्शन नंबर 8, तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 8 हमको फॉलो करना पड़ेगा। कब, जब हम शादी कर लेते हैं और अपने मैरिज को अगर हम रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 में जा करके अपने मैरिज को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करना है, इन विच केस इट वॉज डिसाइडेड एंड डेडिकेटेड टू टेक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किस केस में बताया गया साथियों, तो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का एक मामला आया था और उसी सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार के मामले में इस बात को बता दिया गया था कि आप किस तरह से आप अपने मैरिज को रजिस्टर कराएंगे। देखिए कह रहा है किस वाद विनिश्चय में केंद्र और राज्य सरकारों को विवाह में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। तो इसी में दिया गया था निर्देश कि आपको आवश्यक रूप से क्या करना है, अपने मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना है। और केस का नाम है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का ये मामला है और ये आपके लिए रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट है। साथियों उसी का वर्जन यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं। हिंदी में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवृत्त हुआ था। कब हुआ था, तो 18 मई 1955 को प्रवृत्त हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित बौद्ध, सिख और जैन निहित माने जाते हैं हिंदू के अंतर्गत, कह रहा है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में पारसी सम्मिलित नहीं है। साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया कि हिंदू के अंतर्गत पारसी नहीं आता है। हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध किया गया है। कब किया गया है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, इसको कोडिफाई किया गया, इसको संहिताबद्ध किया गया। आगे कह रहा है हिंदू विवाह के अंतर्गत वे विवाह वैध हैं यदि वह एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है। सेकंड कह रहा है एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है, एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है, इसको क्या माना जाएगा, इसको वैध माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह लागू नहीं होता है। कहाँ लागू नहीं होता है, तो अनुसूचित जाति पर जो अनुच्छेद 366 संविधान के एवं उपधारा 25 के अंतर्गत सदस्य उनके ऊपर लागू नहीं होता है। किसके ऊपर साथियों, तो अनुसूचित जनजाति पर हिंदू विवाह एक्ट लागू नहीं होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये बातें हमको देखने के लिए मिलता है। साथ साथ कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है, कौन निहित है, तो बौद्ध हैं, सिख हैं एवं जैन है। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो धारा 2 ख के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3C में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, तो साथियों सजातीय, जिसको हम लोग सपिंड रिलेशनशिप कहते हैं, वही सजातीय के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है किस मठ के महंत की कानूनी स्थिति होती है, मठ के प्रबंधक की कानूनी स्थिति मानी जाती है। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना,
ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंधित परिभाषित है, तो ये धारा 3 सब क्लॉज एफ के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सपिंड नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से एवं पिता की तरफ से। माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक होती है, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक होती है, और पिता की तरफ से देखे हैं तो यही 5 पीढ़ी तक लागू होती है। और इस पर स्टेट जुडिशरी उत्तराखंड में पूछा भी गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड के बारे में लिखा है, 2008 में भी पूछा था, 2006 में भी पूछा था, और साथ साथ 2023 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी उत्तराखंड जुडिशरी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये उत्तराखंड जुडिशरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे कह रहा है कि सपिंड संबंध में संबंधित सिद्धांत आधारित हैं। कौन सा सिद्धांत? तो बरही विवाह के सिद्धांत पर ये आधारित है। ये भी उत्तराखंड जुडिशरी 2013 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हिंदी में कर रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की वह धारा जो विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है, किसमें बताया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट के शादी के बारे में। तो साथियों जो भी कंडीशंस होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के, वो धारा 5 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वन लाइनर फैक्ट कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। किसने विवाह के बारे में उपबंधित किया गया है? तो साथियों एक और सिर्फ एक विवाह के बारे में उपबंधित किया गया है। और ये आप देख सकते हैं बिहार जे 2016 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन उठा भी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन द्वि विवाह है शून्य होगा। जो द्वि विवाह होगा, जो सेकंड मैरिज किया जाएगा, वो क्या होगा? वो शून्य माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? तो धारा 5 सब क्लॉज आई के अकॉर्डिंग उसको शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह मान्य होगा किंतु दंडनीय होगा। किसके अकॉर्डिंग दंडनीय होगा? तो धारा 5 एवं धारा 18 के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किन्हीं दो हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी जो एक दूसरे के सपिंड हैं मान्य होंगे यदि रूढ़ि या प्रथा जिसके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है उनके बीच शादी को स्वीकृति देता है, तो यहाँ पे उसको क्या माना जाएगा? उसको सही माना जाएगा। यहाँ पे उसको इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है साथियों यहाँ पे कि हिंदू विवाह के संबंध में हिंदू विवाह से संबंधित एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 विवाह सुनने का कारण नहीं है। एक पक्ष का अगर वो चरित्र खराब है तो ये हिंदू विवाह अधिनियम के तरफ से विवाह को शून्य करने का ये एप्रोप्रिएट कारण इसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू विवाह के अंतर्गत सपिंड पक्षकार की शादी मान्य है। किसकी शादी के बारे में बात कर रहा है? तो साथियों सपिंड पक्षकारों की शादी मान्य है यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाले रूढ़ि या प्रथा अनुमति दे। तो अगर जो भी यहाँ पे रूढ़ि है, जो भी प्रथा है, अगर इस प्रकार की अनुमति देती है तो इस शादी को क्या किया जाएगा? मान्य किया जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत ये बातें हमको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैध विवाह के लिए अनिवार्य संस्कार हैं। कौन से अनिवार्य संस्कार हैं? किसी एक पक्षकार के प्रथागत आचार एवं संस्कार। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 7 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये उत्तराखंड जुडिशरी 2013 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह के पंजीकरण से संबंधित है? तो धारा 8 जो है हमारे विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। और आप लगातार उत्तराखंड जुडिशरी 2012, 14, 15 और 16 में आप देख सकते हैं ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस एक्ट के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट को रजिस्टर कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस वाद विनिश्चय के में केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया? तो सीमा बनाम अश्वनी कुमार का मामला है। और इसी मामले में क्या किया गया था? एक कदम उठाने के लिए कहा गया था कि आप अपने मैरिज को क्या कराएंगे? रजिस्टर कराएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 के बारे में कि सेक्शन नंबर 8 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि सेक्शन 8 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज a marriage which is solemnized as per Hindu Marriage Act but it is not registered according to the section 8 it shall in no way affected the validity of marriage। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 8 के अंतर्गत अगर हम अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो भी ये हमारे किसी भी प्रकार को हमारे विवाह की वैधता को प्रभावित
नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने धारा 8 के अंतर्गत हिंदू हम हैं और हिंदू मैरिज एक्ट का हम फॉलो नहीं किए, मीन्स कि अपने मैरिड को अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं हैं तो हमारे शादी पे कहीं पे भी ये प्रभाव नहीं डालता है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि हम अपने विवाह को क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। मीन्स की कंजुगल राइट्स की अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, जो दाम्पत्य अधिकारों की बात करते हैं, किसके दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना के उपबंध के बारे में हमको सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्लेंटिफ हैव टू प्रूव इन ऑर्डर टू ऑब्टेन a decree from the restitution of conjugal right। कहाँ पे, that the respondent has withdrawn from the society of the plaintiff without reasonable excuse के माध्यम से कर रहा है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को क्या सिद्ध करना आवश्यक होगा। यहाँ पे किस चीज़ को उसको सिद्ध करना आवश्यक होगा, यह कि प्रत्यर्थी के बिना युक्त कारण साथ रहना छोड़ दिया है। वहाँ पे उसको बताना होगा कि ये किस प्रकार से जो प्लेंटिफ है ये बिना रीजनेबल कारण के ही क्या कर दिया है, हमारे साथ रहना छोड़ दिया। उसको अगर अलग रहना होगा, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में अगर वो नहीं रह रही है, अगर वो अलग रह रही है तो उसको यहाँ पे सफिशियंट रीज़न देना होगा कि भाई तुम किस लिए, किस आधार पे कारण बताओ, तब आप तुम अलग रह सकती हो। फिर यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच केस हैज़ बीन फर्स्टली डिस्कस रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो साथियों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का ये केस है। और ये सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस साथियों ये MPHJS में पूछा है, साथ साथ उत्तराखंड जुडिशरी 2011, 2016 और 2023 के एग्जामिनेशन में भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ये केस देखने के लिए मिला है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस देखने के लिए मिल रहा है। इसमें कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद के तहत विचार किया गया था। तो साथियों सर्वप्रथम अगर बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 के बारे में तो वो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस था और इसी केस के अंतर्गत ये बातें की गई थी। ठीक, अब नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच केस इज फर्स्टली डिसाइडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया का मामला था, जो कि AIR 1983 का ये मामला था और इसी मामले में हमको देखने के लिए मिला था। कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार किस वाद में किया गया था। अगर सर्वप्रथम विचार के बारे में बात करेंगे तो वो साथियों केस हो जाएगा टी सरिता बनाम टी वेंकट सुबैया AIR 1983 का ये मामला हो जाएगा। उसी में सर्वप्रथम इसके द्वारा क्या किया गया था, विचार किया गया था। किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज के बारे में इसके विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, वाइफ वर्क अवे फ्रॉम द हाउस अवे फ्रॉम द होम, दैट्स why have to live apart from her husband ask her wife to quit job to reside with him but the wife refuse, this is the ground for the decree of the restitution of conjugal right। no, ये कोई restitution of conjugal rights का ये कोई अच्छा कारण नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पति गृह से दूर नौकरी करती थी और इस कारण पति से अलग रहती थी। पति ने नौकरी छोड़ने पर और साथ रहने के लिए पत्नी से कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। क्या यह दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापना के आधार पर हो सकता है? तो जी बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इस प्रकार का आप कंजुगल राइट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आप नहीं, इस प्रकार की डिग्री आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है और बिना ग्राउंड के कोर्ट ऑफ लॉ आपको कोई भी जजमेंट का कोई भी डिग्री वहाँ पे पास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन इंडिया डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अरेस्ट एंड अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, सेक्शन नंबर 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है, किसके अकॉर्डिंग, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ पिटीशन में बी फाइल्ड बाय द एग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ पे कर सकता है साथियों, तो सिर्फ और सिर्फ जा करके जिला न्यायालय में कर सकता है और कहीं पे भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन के लिए अगर याचिका उसको कहीं भी करना हो तो केवल जिला न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तो वो क्या कर सकता है, जिला न्यायालय में अपनी रिट को इशू करा सकता है, अपने केस को, सूट को फाइल करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर हिंदू लॉ
where the husband has created such a situation that the wife has been compelled to leave her marriage home and live separately. husband is criminally liable for amendment की बात कर रहा है। मीन्स कि क्या इस समय हस्बैंड को परित्याग किया जा सकता है? क्वेश्चन सुनिए, हिंदू विवाह के अंतर्गत जहां पति ऐसा अवस्था उत्पन्न करता है कि पत्नी अपने शादीशुदा घर को छोड़ देने हेतु विवश हो जाती है और अलग रहने लगती है, पति जो होता है वो आणविक रूप से परित्याग का दोषी होगा। यहाँ पे जो क्रिमिनली उसको क्या किया जाएगा, उसको माना जाएगा कि पति क्या है, उसको क्रिमिनली लाइबल किया है, उसको अपनी पत्नी के साथ अबेंडमेंट मीन्स की दूर रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन रिलेटिंग टू द मैरिज। इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन रिलेटिंग टू द मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। मैट्रिमोनियल रिलीफ सस्पेंडेड। यहाँ पे जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस होता है उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे सस्पेंड किया जा सकता है। मीन्स कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध में प्रभाव क्या होता है, वैवाहिक संबंध को स्थगित करना पड़ता है। मीन्स कि विवाहिक जो संबंध होते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है। एक नेक्स्ट केस लॉ आता है, लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपानी वर्सेस मीना। लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपानी वर्सेस मीना इज अ लीडिंग केस ऑन डिस्क्रिशन। ये किससे है, डिसर्शन से रिलेटेड। ये डिसर्शन जो अभित्यजन का मामला होता है, ये डिसर्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मामला होता है और इस मामले को एज यूजुअल आपको दिमाग में अपने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैटर रिलेटिंग टू द टेम्पररी डिसर्शन की बात करता है, जो टेम्परेरी तौर पे होता है। तो ये ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा का मामला है और ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। ये किस चीज़ से मैटर की बात करता है, जो टेम्पररी डिस्क्रिशन होता है, डिसर्शन होता है, जो टेम्पररी तौर पे किसी को हम त्याग देते हैं, उससे रिलेटेड है। ज्योतिष चंद्र बनाम मीना का मामला है, जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी 2011 के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डिसर्शन इन ऑर्डर टू सेपरेट पिटिशन अंडर द जुडिशियल सेपरेशन कितने दिनों के लिए हो सकता है साथियों? तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए जुडिशियल सेपरेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट मैट्रिमोनियल राइट डज नॉट वायलेटेड आर्टिकल 14 आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये साथियों किस केस के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिला है, तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस है और ये केस आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट है और इस केस से आपको बार बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कौन सा केस है, तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का ये मामला है। साथियों इस केस को हम हिंदी में बताना चाहते हैं आपके पास। किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि दाम्पत्य अधिकारों संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस है और इस पे मैं बार बार आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नो रोजेज इज विदाउट थ्रॉन बट what is your hand contain only thorns and no rose, it will be better to throw it away, the statement is related to divorce by mutual consent की बात ये कर रहा है। कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं तो गुलाब नहीं, उसे फेंक ही देना उचित होता है। इस कथन का संबंध क्या होता है, तो साथियों इस कथन का मतलब होता है तलाक। और कैसा तलाक की बात करते हैं, डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट, जो कि 13B के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट से हमको डाइवोर्स के बारे में हमको देखने के लिए बार बार मिलता है और ये भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम टू हाफ राउंड बिफोर द सेक्रेड फायर, 2 हाफ राउंड फ्रॉम द सेक्रेड फायर, हिंदू मैरिज सच मैरिज विल बी, इस मैरिज को क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। हिंदू विवाह में वर और वधू एक या आधा फेरा पवित्र अग्नि के समक्ष लेते हैं, यह विवाह क्या होगा, तो इस विवाह को माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द नेचर ऑफ द मैरिज एंड इम्पॉर्टेंट, ये क्या होगा साथियों, तो ये वाइडेबल होगा। इसको क्या माना जाएगा, एक नपुंसक की जो शादी होती है उसकी शादी की प्रकृति क्या होती है, तो साथियों उसकी शादी की जो प्रकृति होती है वो वाइडेबल होती है, शून्यकरणीय होती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करता है, मैरिज विथ द ट्रांसजेंडर, जिसको इनचास कहते हैं। ये क्या होता है, एक अगर ट्रांसजेंडर के साथ हम मैरिज करते हैं तो उस मैरिज को क्या कहा जाता है, तो साथियों उस मैरिज को वाइडेबल माना जाता है, मीन्स कि शून्यकरणीय विवाह, उस विवाह को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों, अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है कि हिंदू ऑफ द बॉडी नहीं, हाइडिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट सी वॉज द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट
बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर मेक्स मैरिज, यहाँ पे मैरिज को क्या किया जाएगा, यहाँ पे साथियों मैरिज को वाइडेबल कर दिया जाएगा, मीन्स की शून्यकरणीय कह दिया जाएगा। मीन्स की कह रहा है कि प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को क्या बना सकता है साथियों, तो विवाह को ये शून्यकरणीय मीन्स की वाइडेबल बना सकता है। उसी क्वेश्चन को एज यूजुअल क्वेश्चन को साथियों यहाँ पे हिंदी में पूछने का काम किया गया और हिंदी में उसी क्वेश्चंस को पूछा गया है। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया गया हो परंतु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो, किस तरह का ये प्रभाव डालता है, किसी भी प्रकार का ये प्रभाव नहीं डालेगा। साथियों जो क्वेश्चन हमने इंग्लिश में डिस्कस किया है सेम एज यूजुअल क्वेश्चन ये हिंदी में है। आप चाहें तो हमारे पास से आप पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ आपको लॉ विथ रोनी चैनल से आपको साथियों मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने घर पे भी इसको बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पूरे माइनर एक्ट को हमको पढ़ना चाहिए जिसमें कौन कौन सा है, हिंदू एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, टॉट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, साथ ही साथ भागीदारी है, प्रशासनिक विधि है, कंपनी विधि है, प्रांतीय लघु न्यायालय अधिनियम है, इन सभी के बारे में आपको अगर आप चाहते हैं कि इस बुक को लेना तो आप इस बुक को भी लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी फॉर विच टाइप ऑफ एनुलमेंट ऑफ मैरिज अ डिग्री ऑफ नलिटी इज एसेंशियल, इसको क्या माना जाएगा, इसको साथियों वाइड मैरिज माना जाएगा। मीन्स कि हिंदू विवाह के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय से किस प्रकार के विवाह की अकृतता की अज्ञप्ति लेना अनिवार्य है, तो शून्यकरणीय विवाह की अज्ञप्ति की यहाँ पे नलिटी का लेना अनिवार्य होता है। Adultery by a Hindu husband is the ground of divorce and judicial separation, जो कि हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है, डाइवोर्स हमको और जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 13 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है और उसी के दोनों की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ग्राउंड फॉर द जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन गिवन, जुडिशियल सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सेक्शन नंबर 10 में हमको जुडिशियल सेपरेशन देखने के लिए मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है। लीगल एडॉप्टेशन for of a 16-year-old boy can be done if customs and uses in enforce permits the parties to do so। अगर कोई परमिट्स, अगर कोई लीगल है, कोई हमारा यूजेस है, कस्टम है, अगर वो कहता है कि आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। साथियों नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड दिया है और इस लिस्ट से भी हमारे पास क्वेश्चन अब बहुत बन रहा है। जैसे दस्ताने वर्सेस दस्ताने का मामला है तो ये किससे रिलेटेड होता है, तो साथियों दस्ताने वर्सेस दस्ताने का मामला जो होता है ये मेंटल क्रूएलिटी से रिलेटेड रहता है। इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सायरा बानो की बात नहीं कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात कर रहा है और यहाँ पे मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण के बारे में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, इकबाल बानो की बारे में बात कर रहे हैं। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं जो कि बाइगेमी से हमारे रिलेटेड होता है। और एक और जो नेक्स्ट केस लॉ है वो हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह का मामला है जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, मीन्स की आरसीआर के बारे में बात कर रहा है और डील करता है सेक्शन नंबर 9 से हमारा डील करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि केस लॉ को भी किस प्रकार से मैच द फॉलोइंग या लिस्ट 1 या लिस्ट 2 करके आपके एग्जामिनेशन में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है इफ द पार्टी टू द हिंदू मैरिज आर सपिंडर्स ऑफ ईच अदर देन सच मैरिज विल बी वॉइड, सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, कर रहा है ए परफॉर्मेंसेज मैरिज, ए परफॉर्मेंस मैरिज विथ बी विडो ऑफ एज एल्डर ब्रदर सच मैरिज विल बी वाइड, इस मैरिज को क्या माना जाएगा साथियों, तो ये जो मैरिज होगा इस मैरिज को वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए 28-year-old हिंदू मैरिज बी एंड a 25-year-old Hindu as per the Hindu rites and ceremony it come to the knowledge of A that B is pregnant by some other person then A at the time of marriage between A and B will be क्या होगा, यहाँ पे वाइड होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या माना जाएगा, यहाँ पे वाइड माना जाएगा इस मैरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एनी मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड इफ marriage is solemnized is contraventions of the conditions specified in clause 1, 4 and 5 of section number 5।
कहने का तात्पर्य ये है कि कब यहाँ पे माना जाता है कि ये शून्य होता है, तो साथियों ये माना जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 11 के अंतर्गत विवाह का अकृत्यता शून्य घोषित किया जाता है। कब घोषित किया जाता है? जब कोई धारा 5 के सब क्लॉज 1, धारा 5 के क्लॉज 4, धारा 5 के सब क्लॉज 5 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो तो इस क्लॉज को इसको क्या माना जाएगा? इसको यहाँ पे शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ हिंदू मैरिज इज सोलेमनाइज्ड एज पर द कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ ईदर ब्राइड और ग्रूम्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इफ द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। किसमें की बात कर रहा है साथियों? तो ये प्रोहिबिशन रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहा है कि किसको हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। एनी चाइल्ड बॉर्न ऑफ वाइड और वाइडेबल अंडर सेक्शन नंबर 11 एंड 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 विल बी लेजिटिमेट बट कैन बी हियर ऑफ ओनली हिज हर फादर और मदर्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? उसके फादर और मदर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, अन्यथा नहीं। सेक्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन द टू हिंदू शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइड इफ पार्टीज आर सपिंडास ऑफ ईच अदर। अगर पार्टीज दोनों के सपिंडास हैं तब की बात कर रहा है। ठीक कर रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में हो तब उसको विवाह को क्या किया जा सकता है? तो उसके विवाह को प्रतिसिद्ध नातेदारी में डिग्री में हो तो उसको घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर रहा है। यूजेस इज अ लॉ ऑफ कंडक्ट दैट इज कॉमनली फॉलोड इन सोसाइटी जस्ट a repeated walking in the meadow. Filed grass become a footstep. Similarly, uses is born from the day to day behavior of life. Whose statement is that? तो ये साथियों किसके स्टेटमेंट है? तो ये हॉलैंड महोदय को आप सभी लोग जानते होंगे जो कि जूरिस्प्रूडेंस से डील करते हैं, और ये हॉलैंड महोदय का कथन था। यहाँ पे एजली एक क्वेश्चन डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। A 17-year-old boy married a 15-year-old girl. Such a marriage will be valid and punishable. Valid तो होगा लेकिन punishable भी होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A 25-year-old groom married a 15-year-old bride. Such a marriage under the Hindu law valid होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा साथियों? इस valid के साथ साथ ये punishable भी होगा। इसी मैरिज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए साथियों, उसी सेम क्वेश्चंस को साथियों यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। जो भी बात अभी हम लोग देखते हैं वही सारी क्वेश्चंस को यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। आप चाहेंगे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ द मैरिज ईदर पार्टी इज incapable of giving a valid consent, it is the consequences of unsoundness of mind. Such marriage will be, इस मैरिज को क्या माना जाएगा? तो साथियों इस मैरिज को वाइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत इसको क्या माना जाएगा? इसको हम लोग वाइड के कैटेगरी में रखते हैं और इसको वाइड मैरिज माना ही जाता है, मीन्स कि शून्य मैरिज इसको माना ही जाता है। साथियों साथ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में डाइवोर्स के बारे में अब हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हमको सेक्शन नंबर 13 होता है। डाइवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सेक्शन नंबर 13 देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से देखिए, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। दिस इज नॉट अ ग्राउंड बेसिस ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये किसके बारे में बात करता है? तो साथियों इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरीज के बारे में ये बात कर रहा है। कौन? सेक्शन नंबर 13 इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरीज के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट वाज इंक्लूडेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इन विच ईयर? कब किया गया था? तो साथियों इसको सन 1976 मीन्स कि 1976 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इट इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। क्या चीज़ नहीं? एडॉप्टेशन है। तो जो कन्वर्जन होता है, जो धर्म परिवर्तन होता है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत तलाक का आधार नहीं होगा। ये किसका आधार नहीं होगा? तो ये तलाक का आधार नहीं होगा। क्या? तो कन्वर्जन जो होता है ये तलाक का आधार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बाइगेमी इज रिलेटेड टू पॉलीगेमस मैरिज से ये क्या होता है? बहुपत्नित या बहुपतित विवाह से ये क्या होता है? ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। एडल्ट्री बाय हस्बैंड
एडल्ट्री बाई अ हिंदू हस्बैंड, ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन बोथ। ये दोनों किस चीज़ का ग्राउंड होता है? ये ग्राउंड होता है डाइवोर्स का और जुडिशियल सेपरेशन, ये दोनों का ग्राउंड होता है। क्या जो एडल्ट्री होता है ये ग्राउंड होता है डाइवोर्स का भी और जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी ग्राउंड्स आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो यहाँ पे कितने ग्राउंड्स के बारे में बात किए गए हैं, कितने ग्राउंड्स बताए गए हैं? तो साथियों 11 ग्राउंड बताए गए हैं। उसी 11 ग्राउंड्स के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आप तलाक को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कहां पे किया गया है? तो सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1A के अंतर्गत, कैपिटल A के अंतर्गत ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट हेल्ड दैट हस्बैंड विल बी लाइबल फॉर बाइगेमी इफ ही हैज कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड अगेन। ये कौन सा केस है? तो साथियों ये सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है और उसी मामले में बताया गया है। किसी मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हिंदू पति ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर पुनः विवाह कर लिया हो तो द्विविवाह का दोषी होगा। और ये हमको देखने के लिए कहाँ मिलता है? सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन केस ऑफ डिस्क्रिशन वाइफ हैज़ टू प्रूव दैट, डिस्क्रिशन में वाइफ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि हस्बैंड हैज़ अबैंडेड हर, मीन्स कि पति द्वारा उसको त्याग दिया गया। सेकंड कह रहा है इट इज़ डन विदाउट एनी रीजनेबल, मीन्स कि पति द्वारा बिना युक्त कारण के उसकी इच्छा के विरुद्ध तथा बिना उसकी सहमति के ऐसा किया गया है, विदाउट उसके कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट। नेक्स्ट बात कर रहा है, सी इज डेलिबरेटली इग्नोरेंट बाई हर हस्बैंड, पति द्वारा उसकी जानबूझकर उपेक्षा की गई है। और साथियों मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी 2013 में पूछा गया, साथ साथ बिहार जुडिशरी 2013 में और फिर उत्तराखंड जुडिशरी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज रिलेटेड टू एक्सक्लूसिव ग्राउंड अवेलेबल टू वाइफ फॉर डाइवोर्स। जो एक्सक्लूसिव ग्राउंड होता है डाइवोर्स के लिए वो हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो सेक्शन नंबर 13 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये हमको एक्सक्लूसिवली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 राइट ऑफ डाइवोर्स इज गिवन टू, किसको दिया गया? फर्स्ट वाइफ को और सेकेंड वाइफ को और सब्सिक्वेंट वाइफ और वाइफ्स को दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया है प्रथम पत्नी एवं द्वितीय पत्नी और पश्चातवर्ती पत्नी या पत्नियों को। ये किसको दिया गया है? ये सारी बातें आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 13 का सब क्लॉज 2 आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 13 सब क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स for the ground of divorce to the wife in the case of the husband has been guilty of rape, sodomy और bestialities की बात कर रहा है। तो ये भी सेक्शन नंबर 13 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये भी हमको देखने के लिए मिलता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात कर रहे हैं, 1995 नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत पत्नी के लिए तलाक का आधार है पति द्वारा बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हो तो वो क्या कर सकती है? वो तलाक ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन विच सेक्शन द कोर्ट फाइंड्स इट सुटेबल to pass a decree for judicial separation insisted of divorce by asking the petitioner for dissolution of marriage by a decree of divorce। तो सेक्शन 13 सब क्लॉज ए के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है, प्रार्थी द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करना किस धारा के अंतर्गत उचित समझा जाएगा? तो धारा 13 सब क्लॉज धारा 13 क्लॉज ए के अंतर्गत हमको इसको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ पिटीशन में फाइल्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। म्यूचुअल कंसेंट की बात करते हैं साथियों तो सेक्शन नंबर 13B के अंतर्गत हमको म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? डाइवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड इफ द हस्बैंड एंड वाइफ लिव सेपरेटली फ्रॉम हाउ मेनी डेज? तो 1 ईयर, कितने दिन होना चाहिए? 1 ईयर सेक्शन 13B के लिए यहाँ पे होना अनिवार्य है अगर आपको म्यूचुअली कंसेंट से आपको डाइवोर्स लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ए एंड बी प्रेजेंटेड एंड एप्लीकेशन बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 13B, बी हैज बी ड्रॉन इट्स कंसेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 months फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन
करेक्ट लीगल स्टेटस विल बी he can withdraw its consent एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्रीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर इसी को हिंदी में हम कहें, और बो ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत एक आवेदन जिला न्यायालय में पेश किया। आवेदन प्रस्तुत करने के 18 माह की समाप्ति के बाद बो ने अपनी सहमति वापस ले ली। सभी वैधानिक स्थितियों का चुनाव करते हुए बो किसी भी समय अंतरित डिग्री पारित होने के पूर्व अपनी सहमति वापस ले सकता है, और ये MPHJS के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ डिक्री। यहाँ पे अ डिक्री इज नॉट कैपेबल टू डू सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी अपील अगेंस्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स एंड सच इनकैपेसिटी इज एब्सोल्यूट्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एब्सोल्यूट में कर रहा है। साथियों वही क्वेश्चन का यहाँ पे हिंदी वर्जन है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अ डाइवोर्स, अब यहाँ पर देखिए, अ डाइवोर्स वाइफ हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर मेंटेनेंस अंडर विच लेजिस्लेशन, तो किस लेजिस्लेशन के अंतर्गत कर सकती है वो मेंटेनेंस मांग सकती है। तो साथियों अगर मेंटेनेंस की हम बात करते हैं तो मांग सकती है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग वो मेंटेनेंस मांग सकती है। सेक्शन 125 से लेकर के 128 ऑफ CRPC 1973 के अंतर्गत वो डाइवोर्स मेंटेनेंस मांग सकती है। हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग भी वो क्या कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ हिंदू फादर हैज़ पावर टू डोनेट द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर विद इन अ रीजनेबल टाइम विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज सन, बिना कंसेंट के अपने सन को क्या कर सकता है, वो दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट वाज हेल्ड इन विच केसेस द मैरिज इनकैपेबल इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स की बात करता है। तो जॉर्डन, तो यहाँ पे जो केस है जॉर्डन डीडेन बनाम SN चोपड़ा का जो मामला है, इसी के मामले में बताया गया था, जो कि 1985 का ये मामला है। नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्री मैरिज कह रहा है, प्री मैरिज सेक्सुअल रिलेशन ऑफ हस्बैंड विथ वाइफ इज नॉट अ लॉफुल ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन और इम्परफेक्शन ऑफ विडोज के बारे में बात कर रहा है। मीन्स की कह रहा है पति पत्नी का विवाह पूर्व यौन संबंध, विवाह विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण व विधवा की अकृतता की वैधानिकता का आधार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड बेसिस फॉर द डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एपिलिसी का जो मामला होता है, जो मिर्गी का मामला होता है, ये एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स का नहीं रह गया, जो कि सेक्शन नंबर 13 के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट द डिमांड फॉर द डाउरी इज द क्रुएलिटी टुवर्ड्स द वाइफ। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास आ रहा है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का यहाँ पे मामला आ गया। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी है यहाँ पे केस, आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा केस है, तो शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का मामला है, और ये मधुकर रेड्डी का मामला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ पिटीशन फॉर डाइवोर्स बाय द म्यूचुअल कंसेंट कैन बी ब्रॉट आफ्टर 1 ईयर। कितने दिनों के बाद लाया जा सकता है साथियों, तो आफ्टर 1 ईयर के बाद ही लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बार्स द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर डाइवोर्स। किस चीज़ के पिटीशन के लिए बार करता है, तो साथियों पिटीशन फॉर डाइवोर्स के लिए यहाँ पे हमको क्या करता है, बार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट टू इंटरटेन एनी पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज by a discretion of divorce unless at the date of the presentation of the petition 1 year has elapsed since the date of the marriage की बात कर रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की याचिका पर विवाह विच्छेद की तारीख से 1 वर्ष का वर्जन है। धारा 14 के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। कहाँ की अगर हम बात करते हैं तो धारा 14 के अंतर्गत ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो साथियों यहाँ पे फिर एक लिस्ट आ जा रहा है और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे कह रहा है कि विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल की बात करता है, विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला अग्रवाल की बात करता है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, तो साथियों ये क्रुएलिटी से रिलेटेड होता है। सेकंड की बात करते हैं, गीता मागवानी वर्सेस जगदीश मागवानी, ये किससे रिलेटेड है, तो ये डिजर्सन से अभी रिलेटेड है, मीन्स कि अभित्यजन से ये रिलेटेड है।
मनीष गोयल वर्सेस रोहिणी गोयल का मामला है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से है। और लास्ट में है विष्णु प्रकाश वर्सेस शीला देवी का मामला है, जो कि रिलेटेड है सप्तपदी से रिलेटेड मामला है। तो इन सभी केस लॉ को भी आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठा करके रखिएगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फंसने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, विच केसेस एज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू द मेंटल क्रूएलिटी। अगर मेंटल क्रूएलिटी की बात करते हैं तो दास्ताने वर्सेस दास्ताने की बात बार बार आती है। सेकेंड, मैरिज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डाइवोर्स बाई एंड हिंदू विल बी वाइड। यहाँ पे क्या होगा, इस मामले को वाइड माना जाएगा। इप्लिसी इज नॉट द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स and entitled and either there is no right of appeal against the decree, or if there is such a right of appeal, the time of appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but he has been dismissed, it shall be lawful of either party of the marriage again related to which section। तो ये किससे रिलेटेड कर रहा है, तो साथियों ये सेक्शन नंबर 15 से रिलेटेड कर रहा है। और इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। एक विवाह विच्छेद की अज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उनकी यह अक्षमता संपूर्ण है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के अंतर्गत ये मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रिलेटेड टू लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज की बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 16 हमारा हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चिल्ड्रेन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें क्या होंगे, तो इसमें लेजिटिमेसी की बात कर रहा है, जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट होंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। ये पीडीएफ मैंने बनाया है, इसलिए बनाया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर पनिशमेंट की हम बात करते हैं कहाँ दिया गया है, तो ये कहाँ दिया गया साथियों, तो धारा 17 के अंतर्गत ये पनिशमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच सेक्शन प्रोविजन इज मेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कहाँ देखने के लिए मिलता है, सेक्शन नंबर 18 सब क्लॉज 8 सेक्शन 18 क्लॉज ए के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेक्शन 18 क्लॉज ए provides that every person who procures a marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contraventions of the conditions specified in clause 3rd of section 5 shall be punished with rigorous imprisonment which may extended to the 2 years or with fine which may extended to 1 lakh rupees or both before substitution it was be simple imprisonment simple imprisonment which may be extended to the 15 days or with fine which may be extended to 1000 rupees or with both की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में बताएं तो कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 को उपबंधित करती है कि धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन दंडनीय होगा। 2 वर्ष का कठोर कारावास से या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दिनांक 1 नवंबर 2007 से पूर्व तक 15 दिन का सादा कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ का है साथियों, ये MPHGS 2007 का ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 22 ईयर ओल्ड ग्रूम मैरिड अ 15 ईयर ओल्ड ब्राइड सच मैरिज हिंदू लॉ विल बी, ये वाइड होगा, ये जो मैरिज होगा साथियों ये वैलिड होगा, बट ये मैरिज क्या होगा, पनिशेबल होगा। इसमें जो मैरिज कर रहा है उसको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अ हिंदू वाइफ इज इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, उसको यहाँ पे मेंटेनेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, every petition under this act shall be presented to the district court which the local limit of whose ordinary original civil jurisdiction है। पार्टी टू द मैरिज लास्ट रिसाइड्स टुगेदर के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे लास्ट टाइम वो रहे थे, अंतिम साथ एक बार निवास किए थे। नेक्स्ट की बात करता है, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 राइट ऑफ परमानेंट एलोमनी एंड मेंटेनेंस इज अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को। किसको है साथियों, तो ये दोनों को है, हस्बैंड को भी है और साथ साथ उसकी वाइफ को भी है, परमानेंट एलोमनी की बात
कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ हिंदू गर्ल वांट टू मैरी हर चाइल्डहुड फ्रेंड हु इज अडॉप्टेड बाय हर आंटी। सी हैज फ्रेंड विथ द बॉय सिंस बिफोर अडॉप्टेशन। मैरिज बिटवीन द टू एज पर हिंदू लॉ विल बी वाइड। यहाँ पे क्या होगा, ये जो शादी होगा वो क्या होगा, वो वाइड होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रेन पेंडिंग द प्रोसीडिंग फॉर द obtaining such डिग्री shall फॉर एज पॉसिबल द बी डिस्पोज ऑफ विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स के बारे में बात कर रहा है। मीन्स कि विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम कर रहे हैं। हिंदू विवाह, लड़की बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है, उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है, उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण करने से पहले से उसके मध्य विवाह हिंदू विवाह के अनुसार क्या होगा, वहाँ पे शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं एन एप्लीकेशन वाले का, हिंदी में रूपांतरण है विवाह विधेयक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार अवयस्क संतानों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए आवेदन पत्र कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान का निराकरण किया जाएगा। कितने दिनों में सूचना पत्र की तामील के दिनांक 60 दिवस के अंदर ये क्या करना होगा, 60 डेज के अंदर हमको ये करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों, एक मिनट साथियों, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, कह रहा है विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड द प्रोसीडिंग टू बी इन द कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड आउट पब्लिश्ड। ये कहाँ पे बताया गया, तो साथियों सेक्शन नंबर 22 के अंतर्गत ये हमको बताया गया। हिंदू विवाह अधिनियम की वह धारा जो कार्यवाहियों को बंद कमरे में करने का उपबंध करती है, अगर कोई उसको प्रेषित करता है तो उसको कहाँ पे दंड दिया जाएगा, तो हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 22 के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सेक्शन 23 और 24 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वॉज रिपील्ड बाय विच अमेंडमेंट इन दिस ईयर 2005 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, उसको रिपील्ड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 23A of the Hindu Marriage Act which provide for relief for respondent in divorce and other proceeding was inserted। अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ये हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। तो सेक्शन 24 के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलता है। रिलीफ ग्रांटेड अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डील करते हैं, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और ऑर्डर ऑफ परमानेंट एलिमनी मे बी मेड बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग देयर जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट उसी का पीडीएफ ये हिंदी में है साथियों, यहाँ पे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अब क्वेश्चन आ रहा है वो सेक्शन नंबर 27 का क्वेश्चन आ रहा है, और सेक्शन नंबर 27 वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक्शन 27 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 came into effect when the property presented or at or about the time of the marriage belong jointly to both the husband and wives की बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, तो दोनों का जो यहाँ पे संपत्ति होगा वो ज्वाइंटली होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1956 अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 no petition shall be disqualified for the succeeding of the property on the ground of the disease, defect or deformity in which section is provided। तो ये कहाँ पे दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 28 के अंतर्गत ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिल रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये किस चीज़ का है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात कर रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के किसी बीमारी अंगहीनता के आधार पर अयोग्य नहीं है तो धारा 28 के अनुसार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है within how many days an appeal under section 28 of the Hindu Marriage Act 1955 shall be preferred within a period of। तो यहाँ पे कितना पीरियड दिया जाएगा, तो साथियों यहाँ पे 90 डेज का एक पीरियड दिया जाएगा और उसी 90 डेज के अंदर में उनको क्या करना होगा, फाइल करना होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ हिंदू बॉय
age 23 year and a Hindu girl age 19 year both belonging to the same गोत्र, मैरिज बिटवीन द टू देम, तो लॉफुल होगा, वैलिड भी होगा सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग। तो साथियों आप लोगों ने देख लिया कि हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा था उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कराने का भरपूर प्रयास किया और ये आपका हिंदी में PDF है। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेम इसी तरह से मैं आपके लिए और भी जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस अब MCQ भी इसके लेकर के मैं आऊँगा। अभी तक तो ये वन लाइनर फैक्ट था जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से डील कर रहा था, साथ साथ अब हम आपके लिए लॉ ऑफ टार्ट का भी लेकर के आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी लेकर के आएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी लेके आएंगे, इक्विटी एंड ट्रस्ट का भी लेकर के आएंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी वन लाइनर, सेल ऑफ गुड एक्ट। मीन्स की कहने का ये है कि जो भी आपके माइनर एक्ट स्पेशल हैं जो बिहार जुडिशरी में आपके आ रहे हैं उन सभी को अब लेकर के मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँगा। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथियों प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए रेलिवेंट है कि नहीं। जो भी मैं लेकर के आ रहा हूँ वो किस लैंग्वेज में आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, हिंदी में है कि इंग्लिश में। जिस लैंग्वेज में आप कमेंट करके बताएंगे उस लैंग्वेज पर मैं ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, उस लैंग्वेज को मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा अपने इस वीडियो को जब मैं प्रिपेयर करूँगा। साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों थैंक यू।